इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम, जो कि जीव विज्ञान का पहला अध्याय है, इस अध्याय के पेज नंबर 111 के सभी प्रश्न हम लोग आज समझ के साथ करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? तो स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण जो होता है, इनमें इस प्रकार अंतर होता है। देखिए, स्वयं पोषी पोषण जो है, इसका अर्थ ये होता है कि ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के पोषण वाले जीव प्रायः पादप होते हैं और ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन को निर्मित करते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण वाले जीव दूसरे के बनाए गए भोजन पे निर्भर होते हैं, अर्थात मुख्यतः ये पादप पर निर्भर होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं निर्मित करते। तो यही विषम पोषी पोषण तथा स्वयं पोषी पोषण में अंतर है। इसे इस प्रकार लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। स्वयं पोषी पोषण लिखकर डैश दे देंगे, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे। विषम पोषी पोषण दूसरा पॉइंट बनाएंगे, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं, जैसे मनुष्य अथवा कवक। तो ये इसका कंप्लीट उत्तर है। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों को कहाँ से प्राप्त होता है? इसके उत्तर में थोड़ा सा हम समझ बनाते हैं। तो देखिए, कच्ची सामग्री का मतलब है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन किन कारकों से संपन्न होती है? तो सूर्य का प्रकाश, जल, CO2, क्लोरोफिल, इस तरह से ये जो कारक हैं, इनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट बनाएंगे, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश पौधे ग्रहण कर। दूसरा बिंदु, जल। पौधे जड़ के माध्यम से मृदा द्वारा जल अवशोषित करते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, तीसरा बिंदु है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है क्लोरोफिल, पर्णहरित हिंदी में कहा जाता है। तो पौधे का वैसा भाग जहां पर हरापन लिए हुए होता है, प्रायः पत्तियां या नई टहनियां जो हरी होती है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये सभी बातें हैं, कारक हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री के लिए यूज की जाती है। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आप अपनी समझ बनाएं। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो मुंह में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, लाला ग्रंथि से लाल रस स्रावित होता है और संकुचित होकर आहार नाल से होते हुए आमाशय में जैसे ही पहुंचता है, वहां से HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। अब यहीं से प्रश्न है कि मतलब क्या कार्य है? तो जैसे ही HCl स्रावित होता है, हमारे भोजन में मिलता है, तो एक तो ये काम करता है कि जो उसमें सूक्ष्म हानिकारक बैक्टीरिया है उसको मार डालता है। अब हानिकारक बैक्टीरिया को तो मारने का काम करता ही है, साथ ही साथ यह भोजन को पचाता भी है, अर्थात भोजन को अम्लीय बना देता है। तो यहाँ पर यही उत्तर है कि आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो लिखेंगे, आमाशय में अम्ल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भोजन आहार नाल से आमाशय तक पहुंचता है, तब वहां आमाशय की भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का भी कार्य करता है। तो इस तरह से हमारा
निश्चित शब्दों में और आपके शब्दों में, ये कंप्लीट आंसर हो गया। ये जितने आप देख रहे हैं सब हमारे कोचिंग द्वारा जो लड़के हैं उनका तैयार किया हुआ नोट्स है। चलिए अगला चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। ये प्रश्न है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो आइए समझा जाए यहाँ पाचक एंजाइम का कार्य। देखिए पाचक एंजाइम जो होते हैं वो भोजन को जो सबसे पहले अम्लीय हो गया रहता है वहां से पीत रस प्राप्त करके उसे थोड़ा क्षारकीय बनाया जाता है जिस पर एंजाइम अपनी क्रिया कर सके। अब एंजाइम करता क्या है, तो एंजाइम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे क्षुद्रांत्र में इसको पचने में बड़ी ही सुविधा प्रदान हो जाती है और क्षुद्रांत्र इसका अवशोषण भी कर लेता है आसानी से। तो पाचक एंजाइम जैसे लाइपेज है या अन्य एंजाइम है तो ये भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े या गोलिकाओं में, जब भोजन तैलीय हो वसीय हो तो छोटे छोटे गोले में तोड़ देता है और एक सतही क्षेत्रफल भोजन के लिए ज़्यादा हो जाता है जिससे भोजन पचने में और सुविधा होती है। तो लिखेंगे पाचक एंजाइम का भी कार्य महत्वपूर्ण होता है। अम्लीय भोजन को क्षारकीय करने के लिए अथवा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने के लिए पाचक एंजाइम का स्राव होता है। इसके प्रभाव से भोजन सूक्ष्म कण में बदल जाते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट इसका उत्तर हुआ। अंतिम प्रश्न 5 नंबर, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। देखिए पचा हुआ भोजन जब सारी क्रियाएं हो जाती हैं तब भोजन क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। यहाँ भी क्षुद्रांत्र से भीति से कुछ रस स्रावित होती है, लेकिन मुख्य बातें यहाँ ये होती है कि क्षुद्रांत्र में अंगुली नुमा संरचनाएं होती है जिसे दीर्घ रोम कहा जाता है। अब ये दीर्घ रोम क्या करते हैं, भोजन को पचने के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और उन्हीं अंगुलिकाओं में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। तो भोजन जब छोटे कण में फैल जाते हैं तो ये अवशोषित होकर उस रुधिर वाहिकाओं में डाल दिए जाते हैं। अब रुधिर वाहिकाओं में जैसे ही वे जाते हैं तो वो रुधिर से जुड़े होते हैं, धमनी अथवा शिरा में ये हमारे रुधिर में जाके मिल जाते हैं और संबंधित सारे अंगों की कोशिकाओं तक ऊर्जा के रूप में हर जगह इसको पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र कैसे अभिकल्पित किया गया है, तो उत्तर लिखेंगे। पचा हुआ भोजन अर्थात अति सूक्ष्म भोजन क्षुद्रांत्र के अंगुलिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। अंगुलिकाओं को दीर्घ रोम भी कहा जाता है जो भोजन के अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये इसका उत्तर हुआ। तो इस पेज पे यही 5 प्रश्न थे, पांचों बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये सभी एनसीईआरटी के प्रश्नों का सीरीज मैंने प्रारंभ किया है। सारे प्रश्नों को समझ के साथ उत्तर आपको दिया जाएगा। फिर मिलता है हम लोग पेज नंबर 116 के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।